नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए सिस्टम के तहत मैं आपको एक लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसको आप स्टैटिक जीके में शामिल कर सकते हो। तो हाँ दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं केवल उन क्वेश्चंस की ही चर्चा करूंगा और थोड़ी बहुत उसके आसपास की मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं उस टॉपिक को क्लियर करने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल उसके आसपास की चीज़ें बताऊंगा जो कि स्टैटिक जीके के तहत आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, और वो उसी टाइप के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जैसे यदि मैं अपने क्वेश्चंस को प्रारंभ करूं तो सबसे पहले मैं कॉकरोच के ब्लड की बात करूंगा। अब कॉकरोच के ब्लड की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और आपके लिए जीके से संबंधित जो भी सामग्री है, कंटेंट है, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, या एक्सप्लेन रूप में जीके यदि आपको परचेज करना हो तो उससे संबंधित जो ऐप है और टेलीग्राम है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इन सब के बाद में मैं अपने टॉपिक के तहत आ रहा हूं, और टॉपिक के तहत मैंने कहा जैसे कॉकरोच का ब्लड। अब आपके जो यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि निम्न में से कौन सा जीव है जिसका ब्लड सफेद होता है। निम्न में से कौन सा जीव है जिसका ब्लड सफेद होता है। तो कॉकरोच का जो ब्लड है वो सफेद होता है। यहां पर यदि मैं इसकी पूरी जानकारी दूं तो पहला पॉइंट डाल दीजिए, कॉकरोच का ब्लड। कॉकरोच का ब्लड, एक तो पूछा तो ये कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन हम थोड़े आसपास की बातें करते हैं इसके लिए, और यही एग्जामिनर की पसंद होती है। देखिए, पहली बात तो कॉकरोच का ब्लड क्या कहलाता है। कॉकरोच के ब्लड को कहते क्या है, ध्यान रखना, इसके ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि हीमोलिम्फ किस जंतु के या किस जीव के ब्लड को कहा जाता है। तो हीमोलिम्फ कॉकरोच के ब्लड को कहा जाता है। इसका जो रंग होता है सफेद होता है, सफेद होता है, और इसके सफेद रंग होने का जो कारण है वो है ब्लड में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, एब्सेंस। ओबियसली बात है, ब्लड का रंग लाल कब होगा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। एक बात और हम पढ़ते हैं, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो आपके क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया भी हुआ है कि कॉकरोच में कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आप ये कह सकते हो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पुराने पेपर देखोगे तो आपको ये मिलेगा, और इस बात को हम साइंस में भी करते हैं। यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच के बारे में यही बात बताई हुई है कि कॉकरोच में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि मनुष्य का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण तंत्र होता है। उस बात की चर्चा मैंने वहां की हुई है। तो यहां मैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो स्टूडेंट हैं या जो ऑफलाइन कर चुके हैं, इनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जहाँ मैंने ये बातें लिखाई हैं वहाँ पर आप ब्लड के बारे में दो बातें और लिख देना कि कॉकरोच का ब्लड हीमोलिम्फ कहलाता है, जो कि सफ़ेद होता है, और इसका कारण यही होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। अब ये बात आती है, वास्तव में ब्लड का जो काम होता है वो क्या होता है, O2 की आपूर्ति करना, सप्लाई ऑफ O2।
जबकि कॉकरोच का ब्लड जो है सप्लाई ऑफ O2 नहीं करता है। लिख दीजिए, सप्लाई ऑफ O2 का परिवहन नहीं करता है। जब ये ब्लड सप्लाई ऑफ O2 नहीं करता है तो फिर कॉकरोच में सप्लाई ऑफ O2 करता कौन है? ये बात इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाल के लिख दीजिए। कॉकरोच में सप्लाई ऑफ O2 ट्रेकिया करता है, ट्रेकिया करता है, ध्यान रखना। ये कॉकरोच का श्वसन अंग भी है। एक लाइन लिख दीजिए इसके नीचे, ट्रेकिया के नीचे, ये जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। क्लियर? अब एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉकरोच के बारे में, मुझे भी आज ही मिला है वो, कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका यदि सिर काट दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका यदि सिर काट दिया जाए तो भी वह 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। 9 दिनों तक, 9 डे तक जिंदा रह सकता है। लिखिए, अच्छा फैक्ट है ये। कॉकरोच के नीचे लिखो, यह एक ऐसा जीव है जिसका सिर काट देने पर भी वह 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। स्टैटिक जीके के तहत यदि हम कहें तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यही स्टैटिक जीके होता है। जैसे आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका ब्लड सफ़ेद होता है, और कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र, ये आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ से आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काट देने पर भी वह 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसे ही हम स्टैटिक जीके कहते हैं। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मैंने स्टैटिक जीके बनाने का प्रयास किया है। यही होता है स्टैटिक जीके। हालांकि इसको आप साइंस में भी शामिल कर सकते हो। तो ये जो मैंने बताया 2-3 बातें हैं, जैसे सफ़ेद रंग होता है, हीमोलिम्फ है, और एक ये वाला पोर्शन, इसको आपको मैंने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं या ऑफलाइन जो पढ़ चुके हैं साइंस को, उसमें वहाँ पर जाकर ऐड कर ले, क्योंकि वहाँ मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जब आप पुराने पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है, तो मैक्सिमम इसमें कॉकरोच ही ऑप्शन में आता है। तो हमें बहुत ही सलीके से और सटीक तरीके से तैयारी करनी है, और हमें एग्जाम की भावनाओं को ध्यान में रखना है, और एग्जामिनर की पहुंच कहां तक जा सकती है वहां तक पहुंचने का हम प्रयास करते भी हैं। क्लियर? अब देखिए, दूसरा पॉइंट मेरा यह है, एक शब्द पढ़ा मैंने, या मैं क्वेश्चन बताता हूं आपसे। क्वेश्चन यह है कि कल्प योजना का संबंध किससे है? तो कल्प योजना का जो संबंध है वो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से है। एक लाइन लिख दीजिए, कल्प योजना का संबंध। आप डायरेक्ट याद करो इसको। यह है प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हो, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, इससे रिलेटेड है ये कल्प योजना का संबंध। तो डायरेक्ट याद कीजिए, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आया हुआ है। यहां से हमारे सामने एक बात आती है, योजना जो भी नई योजना लॉन्च होती है, तो हाँ, इस बात से हमें ये पता लगता है कि जो योजना प्रारंभ हो रही है, हमें ये पता होना चाहिए इस योजना का संबंध किससे है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने है कि कल्प योजना का संबंध किससे है। तो इस तरीके से कई चीजें आपके सामने आ सकती है, जैसे गरीब कल्याण योजना का संबंध किससे है, अपनों ने पिछले वीडियो में किए भी थे ये चीजें। और भी कई योजनाएं हैं
जो जैसे कोई नई योजना आ रही हो, जैसे हम कहें कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना, और हम ये कहें कि जैसे नरेगा योजना का संबंध किससे है, संबंध किससे, ध्यान रखना आसान क्वेश्चन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों से, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम गड़बड़ी कर जाते हैं। खैर जो भी है, क्वेश्चन बनने के तरीके को भी आपने ध्यान में रखना है। अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है रिजर्व बैंक के वे गवर्नर जो वित्त मंत्री भी रहे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिजर्व बैंक के, आरबीआई के वे गवर्नर कौन से हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ये दो है, ध्यान रखना। एक तो है सीडी देशमुख और एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखिए, वैसे तो आप जानते ही हो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जानते हो आप। सीडी देशमुख है, इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन से हैं। वैसे तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें तो आप जानते हो कि सर ऑसबर्न स्मिथ रहे हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं भारतीय गवर्नर, तो आप इसके आगे आप लिख सकते हो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। ये ध्यान रखें, प्रथम भारतीय गवर्नर रहे हैं। वैसे ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर रहे हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और स्थापना के समय पहले गवर्नर जो बने थे सर ऑसबर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश थे, लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन की बात कर रहे हैं, भारतीय की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने हल्का सा विस्तार देने का प्रयास किया है। मैं वापस रिपीट कर दूं, जैसे अन्य टॉपिक जब हम करते हैं विस्तार देते हैं, वो बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। वो हम जो इंडिया का वर्ल्ड का कर्ण जीके है वहाँ करते हैं, या हम राजस्थान का जो कर्ण जीके है वहाँ पर करते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद मैं अन्य क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। चौथा पॉइंट लिखिए, भारत का, ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है, भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन का मतलब होता है जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई या बाढ़ आ गई, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए आपदा प्रबंधन होता है। उसके लिए ट्रेनिंग देना कि जब भूकंप आ जाए तो जगह जगह जो त्राही त्राही मच जाती है उससे निपटने के लिए वहाँ पर लोगों के लिए क्या किया जाए, उनके आवास के लिए क्या किया जाए, उनकी चिकित्सा के लिए क्या किया जाए, उनके भोजन के लिए क्या किया जाए, इसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग संस्थान बनाया गया है, और ये जो ट्रेनिंग संस्थान बनाया गया है ये है लातूर में है। ये लातूर आप जानते हो महाराष्ट्र में है। लातूर के बारे में एक क्वेश्चन मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपके आया भी हुआ है कि दक्षिणी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लातूर को दक्षिणी काशी के नाम से जाना जाता है। इसका जो निक नेम है इसे हम कहते हैं दक्षिणी
काशी। और ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इंग्लिश में कहना चाहो तो, ये लातूर में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं, सुनामी से संबंधित एक संस्थान है भारत में, सुनामी वार्निंग सेंटर। सुनामी वार्निंग सेंटर ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में है सुनामी वार्निंग सेंटर। सुनामी आप जानते ही हो, इसको वैसे तो ऐसे लिखते हैं, टी साइलेंट होता है इसमें। सुनामी समुद्र में भूकंप के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर की उठकर आगे की ओर गति करती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात कहूं, स्थल पर यदि धरती में कंपन हुआ तो उसे हम भूकंप कह देते हैं, और यदि पानी में, पानी मतलब जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गए, उनमें यदि कंपन हुआ तो लहरें ऊपर की ओर उठकर आगे की तरफ मूवमेंट करती है, इसे हम सुनामी कहते हैं। सिंपल एंड सोबर। आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि सुनामी को मापने वाला उपकरण कौन सा है। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन तो यही है कि सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है। हैदराबाद में। नाम से ही पता लग रहा है कि ये आपको पहले से सूचना देने का प्रयास करेगा। हालांकि ऐसी चीजें थोड़ी असंभव सी प्रतीत होती है, लेकिन कुछ हद तक हम क्या है, एक अनुमान के आधार पर ये बात कह सकते हैं, और हो सकता है इसके माध्यम से हम होने वाले बहुत बड़े हादसे या हानि को टाल सकें। क्लियर। तो इसका जो मापक उपकरण होता है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ इसका मापक उपकरण होता है। क्लियर। कई बार आप बोलते हो ना रिएक्टोमीटर, एक तरीके से सिस्मोग्राफ ही रिएक्टोमीटर होता है जो रिएक्टर को मापता है। तो इकाई के रूप में जब हम कई बार ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने रिएक्टर का भूकंप आया था, तो रिएक्टर इसकी क्या होती है, इकाई होती है। रिएक्टर इसकी इकाई होती है। इसी कारण से कई बार सिस्मोग्राफ को रिएक्टोमीटर भी कह देते हैं। क्लियर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं छठे पॉइंट पर चर्चा करने जा रहा हूं, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को हम क्या कहते हैं? गोसिमर रेशम। तो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम गोसिमर रेशम कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ावा देना चाहूंगा। जैसे एक तो ये जो मकड़ी है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एराक्नोलॉजी। क्लियर। और मकड़ियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कहलाता है ग्वानिन। अब यहां वापस मैं उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा जहां इन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत या ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जहां मैंने फिजियोलॉजी कराई थी, वहां पर मैंने उत्सर्जन तंत्र कराया था। उत्सर्जन तंत्र में आपको यह बताया था कि मकड़ियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो ग्वानिन होता है। अब ये दो बातें आप वहां पर जाकर ऐड कर लो कि मकड़ियों के द्वारा उत्पादित जो रेशम है वो गोसिमर रेशम कहलाता है और उसका अध्ययन एराक्नोलॉजी कहलाता है। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। इसी तरीके से इंडियन जियोग्राफी में जहां पर आपको मैं सुनामी करवाता हूं, वहां पर आप एक बात लिख दीजिए कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। क्लियर। ये कुछ अपडेट कर लेना आप। क्लियर। अब मैं 7वां पॉइंट लेकर आ रहा हूं, भारत में चलाई गई पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन, यह है डेक्कन क्वीन।
एक तो हम ये बात करेंगे कि कब चली थी। तो ये चली थी 3 फरवरी 1925 को। और दूसरी हम बात करेंगे कहां से कहां तक। ये चली थी बंबई से कुली के मध्य। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां आपको एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन और है सदाबहार, कई बार चर्चाएं होती है उसकी, कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये एक नोट डाल के लिख दीजिए। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। और ये जो 16 अप्रैल है, इसी कारण से इसको रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। आठवां पॉइंट है, आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि भारत की पहली इंग्लिश फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। उसमें कई ऑप्शन दे रखे थे, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। मैं उनको भी कोरिलेट कर देता हूं। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म, अब देखो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। और हम बात करें जैसे भारत की पहली फिल्म, या इसको ऐसे बोल देते हैं भारत की पहली मूक फिल्म, मतलब जिसमें आवाज नहीं थी। भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब जिसमें आवाज आ गई थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म, इन चार बातों को हमें जानना है। अब देखिए 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन आप पुराने पेपर देखिए आए हुए हैं। इन्हीं को ही आधार बनाना। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी हो जाएगी, नूरजहां। और भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसी तरीके से भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। भारत की पहली रंगीन फिल्म एसएससी में आया हुआ है किसान कन्या। तो इस तरीके से हमने विस्तार देना है किसी भी चीज को समझने के लिए, और इसे हम कहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना, वरना पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने स्टैटिक जीके के तहत कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा की,
और उनको हल्का सा विस्तार देने का भी प्रयास किया, और विस्तार में भी हमने पुराने आए हुए क्वेश्चंस को ही आधार बनाया। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में मैंने आपको जो अपडेट करने के लिए कहा है उसे आप अपडेट जरूर कर लें, और समय समय पर आपको चाहे इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके है, चाहे राजस्थान करंट जीके है, उनमें जो भी अपडेट कराता रहता हूं उसे आप उसी टाइम कर लें, उसको दूसरे समय पर न छोड़ें। नहीं तो मेरे हिसाब से वो कभी पॉसिबल होता नहीं है और लिखा भी नहीं जाता है, और यदि वो लिखा नहीं जाता है तो आप अपने नोट्स को कभी भी सिस्टमेटिक और अपडेटेड नहीं कहेंगे। और सिस्टमेटिक और अपडेटेड जो नोट्स होते हैं कामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको स्टैटिक जीके का ये पोर्शन पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी जो ताकत है, मेरी जो पावर है वो आप लोग ही हो, और आप ही से मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जो कि ऐप से रिलेटेड है, टेलीग्राम से रिलेटेड है, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।